नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ हिंदी व्याकरण के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। चलिए देख लेते हैं। ये 8-10 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं इनको। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं ना, 10 तक देख चुके हैं। एक में 4 आधिपत्य, उपसर्ग और प्रत्यय, विद्वता, कोशमित और आर्थिक है ना, आधिपत्य है इसमें, उपसर्ग और प्रत्यय। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या करें इसमें। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? 2 प्रत्ययों का, मानवता, विवशता, सुंदरता, मित्रता। ऐसा ही का पेपर है। हिंदी व्याकरण का ही क्वेश्चन है। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? क्या करें भाई इसमें? 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। मानवता, विवशता, सुंदरता, मित्रता। कुछ पता नहीं लग रहा है। 2 में 1, मानवता। 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय से रहित शब्द है। ये से रहित जब राष्ट्रीय, भवदीय, माननीय, भारतीय, भारतीय, माननीय, भवदीय, राष्ट्रीय, भवदीय, माननीय, भारतीय, अनीय, माननीय, 3 में है ना, 3 में अनीय है, ठीक है। राष्ट्रीय, भवदीय, भारतीय, भारतीय, ये की पहचान ये है, बड़ी मात्रा दिखेगी आपको ना, भारतीय, माननीय। अब ये होने को तो इसमें भी है, लेकिन जैसे कि अगर गहराई से देखेंगे, माननीय, माननीय, माननीय है ना, अनीय आ रहा है। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? जब इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कमलदान है ना, खानदान, ये इसमें जुड़ा हुआ है। दान 4 में नहीं भाई, 4 में 2 है, रक्तदान। दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, रक्त दान में नहीं हुआ है, जबकि इत्रदान में, खानदान में, कलमदान में। अच्छा, रक्तदान। किस शब्द में प्रउपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? क्या करें इसमें? किस शब्द में प्रउपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो फिर 5 में 2 है, प्रति। हाँ, प्रति है इसमें, तो ये सही है ना। प्रकृति, प्रज्वलित, प्रख्यात, ये तो सही है। प्रउपसर्ग प्रयुक्त नहीं है प्रत्युष में, प्रकृति में, प्रज्वलित में, प्रख्यात में। 5 के बाद में 6। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जब 6 में ये है भाई, तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? मशक और श्वास तत्सम, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, ठीक है। सभी शब्द तत्सम है, मशक और श्वास। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तद्भव, बानर का बंदर, तद्भव शब्द है। 7 में माँ तद्भव शब्द है, जबकि मुख हो, मनुष्य हो, बानर हो, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। मुख्य, मनुष्य और बानर। लग नहीं रहा है कि भाई इसमें ये तद्भव है ना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, सिर्फ माँ है, तो इसका मतलब ये तत्सम है। लेकिन लग नहीं रहे हैं कि मुख तो क्या, ठीक है, तत्सम है, लेकिन मनुष्य, चल मनुष्य भी मान लेते हैं भाई, मानव। बानर, बानर का बंदर है, तद्भव। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? भंडार, कुक्कुर, घर और कंगन। तद्भव जो देसी भाषा में अपन काम में लेते हैं हिंदी के, तद्भव नहीं है। कुक्कुर नहीं है इसमें, तो ये तो वही होना चाहिए तत्सम। भंडार, घर और कंगन, कंगन, कंगन। 8 8 8। हाँ, कुक्कुर सही है, तो अलग ही दिख रहा था ना कुक्कुर भाई। ये संस्कृत का सा लग रहा है ना कुक्कुर। भंडार है, घर है, कंगन है। निम्नलिखित में से देसा शब्द है, तो लंगोटी कर दें इसमें। 9 में मखौल है। निम्नलिखित में देसा शब्द है, मखौल। निम्नलिखित में से देसा शब्द है, मखौल, मैखौल, ठीक है। नुक्कड़, लंगोट और चमगादड़। 9 में 3 है भाई, मखौल। निम्न में देसा शब्द है, मखौल। नुक्कड़, लंगोट और चमगादड़, ये कहाँ से लिए हैं? तो फिर किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? 10 में 1 है, मसाला, नमक। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? क्या करें इसमें? तत्सम शब्द है, संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब। संजोग, संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब कर दें क्या इसमें? 11 में हाँ, कुटुंब है, तत्सम शब्द है, ठीक है। जबकि संजोग, महीना और पड़ोसी ये तद्भव है। संजोग, महीना, पड़ोसी, संजोग, महीना और पड़ोसी ये तद्भव है।
कोई दिक्कत नहीं है, संजोग जरूर कंफ्यूज कर रहा है ना। 10वां शब्द है कुटुंब। 12 किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? अब बताइए भाई, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि पर्सनल, जातिवाचक मतलब समूह है के रूप में हुई है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प में देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, क्या ये कर दें? या फिर भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। बुराइयों, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प में देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटबलालों से तरह तरह से ठगा। क्या ही करे, इसमें तो कुछ बोलने नहीं। 12 में 4 है। देश को नटबलालों तरह तरह से ठगा। ये बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे राम, दिल्ली या गीता। वहीं जातिवाचक संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, शहर या पुस्तक। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण जानना चाहते हैं? क्वेश्चन है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई? उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। पहला है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। दूसरा है, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। तीसरा है, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प में देश को एक सूत्र में बांधा। 4 है, देश को नटबनालों तरह तरह से ठगा है। बताइए इसमें क्या करें? सही उत्तर है चौथा विकल्प, देश को नटवरलाल ने तरह तरह से ठगा है। यहाँ पर नटवरलाल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद एक धोखेबाज या ठग के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिससे वो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। तो पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक में? अब इसमें ये जो बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है? बाकी विकल्पों में ऐसा नहीं है क्योंकि उनमें या तो भाववाचक संज्ञा है जैसे बुराइयों, या फिर जातिवाचक संज्ञा है जैसे देशवासी। लोह पुरुष में भी एक खास व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, जबकि नटवरलाल शब्द का प्रयोग किसी भी धोखेबाज के लिए एक सामान्य वर्ग के रूप में हुआ है। यही इसे बाकी विकल्पों से अलग बनाता है। नटवरलालों अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। यह मेरी पुस्तक है। वह कुछ अनिश्चयवाचक, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। वह कुछ खा रहा है। सही है? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वो कुछ खा रहा है। इस वाक्य में कुछ शब्द एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा, आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सामान कौन लाएगा इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वो और वे। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा, आप है, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल है, तो सामान है भाई इसमें। ठीक ठीक ठीक। 14 में 1, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? वह बहुत सुंदर चित्र है। मेरा घर उसके घर से छोटा है। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। विशेषण की उत्तम अवस्था,
यह बहुत सुंदर चित्र है। क्या एक सही है? नहीं, वो बहुत सुंदर चित्र है, ये विशेषण की मूलावस्था है। सही उत्तर होगा उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, क्योंकि सर्वाधिक विशेषण की उत्तम अवस्था को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक। समझ में नहीं आई भाई, दोबारा से समझाइए क्या पूछ रहा है, और ये इस प्रकार से आया तो क्यों आया है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, जैसे सुंदर। उत्तरावस्था में 2 लोगों या चीजों के बीच तुलना होती है, जैसे मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। और उत्तमावस्था में सबसे उत्तम या सर्वाधिक को दिखाया जाता है, जैसे उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, जिसका मतलब है कि उसके अंक सबसे ज्यादा थे। क्या अब आपको ये फर्क साफ हुआ? उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। कौन कौन सी विशेषता बताई आपने, दोबारा से बताना। जी बिल्कुल। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे सुंदर या अच्छा। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना होती है, जैसे मोहन से सोहन अधिक बुद्धिमान है। और उत्तमावस्था में सबसे अधिक या सर्वाधिक को दिखाया जाता है, जैसे उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। क्या अब आपको ये तीनों अवस्थाएं सर्वनाम अच्छे से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचकता तो जैसे कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। समझ में नहीं आ रही भाई, भाववाचक संज्ञा कौन सी है जब इसमें कायरता है, ईर्ष्या है, अहंकार है, औचित्य है सर्वनाम से? सही उत्तर है अहंकार। ये अहम यानी मैं सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो बाकी के क्यों नहीं है? बाकी के विकल्प इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे सर्वनाम से नहीं बने हैं। जैसे कायरता कायर विशेषण से बनी है, ईर्ष्या अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है और औचित्य उचित शब्द से निकला है। केवल अहंकार ही अहम यानी मैं सर्वनाम से बना है। 17 प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? ये तो कर देंगे। तुम देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तो हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। इस वाक्य में लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता अध्यापक खुद काम न करके किसी और छात्र से काम करवाता है। ये कर देते हैं इसको तो ना, प्रेरणार्थक क्रिया है ना भाई। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है ना, बताना नहीं है, मैं करूँगा इसको, है ना। तो किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो जैसे कि देखते हैं, ये तो उदाहरण है कि मोहन खाना खाता है, या फिर मोहन खाना खा रहा है ना, तो ये तो है सकर्मक का। और जैसे कि मोहन खाता है तो ये है अकर्मक का, कि मोहन खाना खा रहा है ना, तो ये तो है सकर्मक का, और मोहन खाता है ये कर्मक का है। सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। माँ बच्चे को सुलाती है। चीता तेज दौड़ता है। वह बहुत समय से सो रहा है। शोरगुल से बच्चा जाग गया। सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। चीता तेज दौड़ता है। माँ बच्चे को सुलाती है। वह बहुत समय से सो रहा है। सकर्मक। शोरगुल से बच्चा जाग गया। जब हटा देते हैं, माँ बच्चे को सुलाती है, वह बहुत समय से सो रहा है, तो क्या इसमें चीता तेज दौड़ता है? सही उत्तर माँ बच्चे को सुलाती है, क्योंकि इसमें सुलाती है क्रिया सकर्मक है। यहाँ कर्म बच्चे को उपस्थित है, जबकि बाकी विकल्पों में दौड़ता है, सो रहा है और जाग गया अकर्मक क्रियाएं हैं। एक मिनट है ना, आंसर तो हो गया अपना ये, माँ बच्चे को सुलाती है। जब ये आया क्यों है माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें सकर्मक का कैसे पता चलेगा? सकर्मक क्रिया पता लगाने के लिए आप वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है कि वहां कर्म मौजूद है। इस वाक्य में सुलाती है क्रिया के साथ जब आप किसको सुलाती है प्रश्न पूछते हैं तो जवाब मिलता है बच्चे को। इसलिए बच्चे को इस वाक्य का कर्म है और यही इसे सकर्मक क्रिया बनाता है।
किसको सुलाती है। तो अगर जैसे कि किसको का प्रयोग और में करें तो फिर ये बाकी के आंसर नहीं आएंगे। तो भाई जैसे कि इनमें बाकी इनमें किस प्रकार से करें, इनको समझाइए। आइए इसे बाकी विकल्पों पर भी आजमा कर देखते हैं। जैसे चीता तेज दौड़ता है में अगर आप क्या दौड़ता है या किसको दौड़ता है पूछते हैं तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता जो किसी कर्म की ओर संकेत करे। वो बहुत समय से सो रहा है में भी क्या सो रहा है का जवाब नहीं है, और शोरगुल से बच्चा जाग गया में कौन जाग गया का जवाब तो बच्चा है, लेकिन क्या जाग गया या किसको जाग गया का प्रश्न करने पर कोई कर्म नहीं मिलता। यही कारण है कि ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या अब आपको ये तो पूरी फिर तरह स्पष्ट ये हुआ? बताइए किस किस का प्रयोग करना है जिससे पता चले कि इसमें कर्म है। कर्म का पता लगाने के लिए आपको मुख्य रूप से दो प्रश्न पूछने चाहिए, वाक्य की क्रिया के साथ क्या और किसको। अगर आपको क्या का उत्तर मिलता है तो वो निर्जीव कर्म होता है, और अगर किसको का उत्तर मिलता है तो वो सजीव कर्म होता है। क्या अब आप ये तरीका किसी और वाक्य पर आजमाना चाहेंगे? क्या और किसको, क्या और किसको, दोबारा से समझाइए, क्या और किसको। जी बिल्कुल। क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछने का तरीका बहुत आसान है। मान लीजिए वाक्य है राधा ने किताब पढ़ी। अब आप क्रिया पढ़ी के साथ प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ी? जवाब मिलता है किताब। इससे पता चलता है कि किताब इस वाक्य का कर्म है। इसी तरह अगर वाक्य होता राम ने शाम को बुलाया तो आप पूछते किसको बुलाया? जवाब मिलता है शाम को। इससे पता चलता है कि शाम को इस वाक्य का कर्म है। क्या अब ये दोनों तरीके आपको स्पष्ट हो गए? क्या किसको और भी है जिससे पता चले सकर्मक क्रिया का। क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछना सबसे मुख्य तरीका है, लेकिन कुछ और संकेत भी होते हैं। सकर्मक क्रियाओं का अर्थ तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनके साथ कोई कर्म ना हो। जैसे अगर आप सिर्फ ये कहें कि वो खाता है तो यह अधूरा लगता है। इसके अलावा सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों को आमतौर पर कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि सकर्मक क्रिया है इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे वो तरीके बताइए। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए सबसे प्रमुख तरीका यही है कि आप क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछें। दूसरा तरीका यह है कि सकर्मक क्रियाओं का अर्थ उनके साथ कर्म के बिना अधूरा लगता है, जैसे पढ़ा तो क्या पढ़ा। तीसरा तरीका यह है कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को आप आमतौर पर कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। क्या अब आपको ये तीनों बिंदु स्पष्ट हुए? चल ठीक है। माँ बच्चे को सुलाती है तो माँ क्या सुलाती है? बच्चे को सुलाती है। किसको सुलाती है? किसको सुलाती है? बच्चे को सुलाती है। क्या सुलाती है? बच्चे को सुलाती आ रहा है। चीता तेज दौड़ता है। चीता क्या दौड़ता है? किसको दौड़ता है? क्या किसको ही करना है ना, क्या किसको। भाई बहुत समय से है ना, तो क्या और किसको। तो भाई माँ बच्चे को सुलाती है, ठीक है, सकर्मक में प्रयुक्त हुई है, माँ बच्चे को सुलाती है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। जब करते हैं वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते हैं। दोबारा देखते हैं। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। वह अचानक चला गया। क्रिया विशेषण रहित वाक्य, वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते हैं। ये मारेंगे वही फरा के। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। रहित, वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, चल ठीक है, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते थे। चला गया, चला गया, जब चला गया ही चला गया है ना, विशेषण भी तो करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक खुश रहता है। तो क्या इसमें 1 है 19 में? सही उत्तर है नौकर मालिक से खुश रहता है, क्योंकि इस वाक्य में खुश शब्द एक विशेषण है जो नौकर की स्थिति बताता है और इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी विकल्पों में अचानक, ध्यान से और प्राय क्रिया विशेषण है। अचानक, ध्यान से और प्राय ये क्रिया विशेषण। तब ये बताइए, ये जो क्रिया विशेषण है ना, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई इसमें क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए आप क्रिया के साथ कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ या कितना। जो शब्द इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं वे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वो अचानक चला गया में कैसे गया का उत्तर मिलता है अचानक। मेरी बात ध्यान से सुनो में कैसे सुनो का उत्तर मिलता है ध्यान से। और वो प्राय यहाँ आया करते हैं में कब और कितनी बार आते हैं का उत्तर मिलता है प्राय।
क्या अब आपको ये तरीका स्पष्ट हुआ? कौन कौन की बात कर रहे हैं आप बताइए, किस किस का प्रयोग करना है? क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे, कब, कहाँ और कितना। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वे कैसे, शब्द क्रिया कब, कहाँ, कितना। कैसे, ठीक है, कैसे, कब, फिर कहाँ और कितना। जैसे कि भाई ये क्रिया है, क्या आ रहा है इसमें, ठीक है ना भाई, क्रिया है, क्रिया में क्या आ रहा है, ठीक है, मान ली बात भाई क्रिया विशेषण है तो क्रिया में क्या आ रहा है। तो अगर इसकी पहचान करनी है ना, तो फिर जैसे कि कैसे, कब, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ और जी बिल्कुल। मान लीजिए वाक्य है वो धीरे धीरे चला। अब आप क्रिया चला के साथ प्रश्न पूछिए। कैसे चला? जवाब मिलेगा धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। फिर पूछिए कब चला? जवाब मिल सकता है कल, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसी तरह कहाँ चला पूछने पर घर, बाहर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कितना चला पूछने पर थोड़ा, बहुत आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्या अब आपको ये चारों प्रकार अच्छे से स्पष्ट हो गए? कब, कैसे, कब, कहाँ, कितना। 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 ठीक है ना भाई, क्रिया विशेषण क्या है, ये पहचान है इसकी, है ना, कैसे, कब, कहाँ, कितना। चल ठीक है। 19 में 3 नौकर मालिक से खुश रहता है। और ये वैसे समझ के भी हो जाएगा, है ना, कि भाई जैसे कि विशेषण कौन विशेषता बता रहा है ना, ऐसे कर रखा है ये पहले से, ये नियम तो पढ़ा है। लेकिन जैसे कि क्रिया विशेषण है कि भाई क्रिया और जो विशेषण बता रहा है वो कौन सा है, लेकिन ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन इस वजह से, है ना। तो कैसे, कब, कहाँ और कितना। कैसे, कब, कहाँ, कितना, क्रिया विशेषण क्या क्या आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे, कब, कहाँ और कितना प्रयोग करेंगे तो ये पता चल जाएगा। और बता भी दिया इसने। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है। हमारे घर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना घर सूना सूना रहता है। यह काम पहले करना चाहिए, इसमें नहीं है। 20 हाँ 20 में नहीं है, संबंध नहीं आ रहा है ना इसमें। जैसे कि कभी कभी वो समझ पे भी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे घर के पीछे रहता है, ठीक है, संबंध। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। यह काम पहले करना चाहिए था, ठीक। संबंध सूचक अव्यय किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वे कल जा रहे हैं। आप तो महान है। कोई आदमी आया था। सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक पढ़ रहा है। जब सार्वनामिक विशेषण है ना, तो सार्वनामिक आप, कोई और वह। वे कल जा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। वे कल जा रहे हैं, वे कल जा रहे हैं, तो जा ही रहे हैं, विशेषण करना है। आप तो महान है। आदमी आया था, हाँ तो महान हो जाएगा विशेषण। कि इसमें कोई आदमी आया था, तो बताइए भाई ये किस प्रकार से है, क्यों आया है, कैसे पता करेंगे? सही उत्तर है कोई आदमी आया था, क्योंकि इसमें कोई शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण तब कहलाता है जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। इस वाक्य में कोई शब्द आदमी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। क्या आप इसके कुछ और उदाहरण समझना चाहेंगे? जब पता कैसे करेंगे कि भाई इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले आप वाक्य में आए सर्वनाम को देखें, जैसे ये, वो, कोई आदि। फिर ये देखें कि क्या वो सर्वनाम तुरंत किसी संज्ञा से पहले आया है और उसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे ये पुस्तक में ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? सार्वनामिक विशेषण 21 के बाद में 22। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से पवन का पर्यायवाची है ना, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? जब निपात का मतलब नहीं आएगा। शहर भर में यह बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है। मैं आपके साथ चलूँगा। मैं घर जा रहा हूँ ताकि अपराध कर सकूँ, आराम कर सकूँ। निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर है मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी निपात शब्द नहीं है। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर अतिरिक्त जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तो, ही, भी, तक, भर आदि। क्या आप निपात के कुछ और उदाहरण समझना चाहते हैं? मतलब निपात के उदाहरण क्या बताएं आपने?
निपात के उदाहरण में मैंने बताया था तो, ही, भी, तक, भर आदि। उदाहरण के लिए वो तो आएगा में तो, मैं ही जाऊंगा में ही, तुम भी बैठो में भी, कल तक आ जाना में कक और रात भर में भर निपात है। क्या अब ये स्पष्ट हुआ? शहर भर में, तो भर में ये जो है भर निपात है। वह तो घर पर निपात है। मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, तो इसमें नहीं है। सही है। जी हाँ, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। आपने जो उदाहरण दिए हैं उनमें भर, तो और बी निपात हैं। और जो अंतिम वाक्य आपने बताया, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं, इसमें कोई निपात शब्द नहीं है, क्योंकि ताकि यहाँ एक समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपके पास कोई और वाक्य है जिसे आप समझना निम्नलिखित चाहते हैं? में पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का, तो पवन का अनिल है। और समीर अनिल समीर, मारुति नहीं आएगा। बात भी मान लेते हैं, मारुति कर दें इसमें 23 में। सही है, मारुति नहीं है। मारुति है हनुमान जी बाबा का। बात अनिल समीर पवन के पर्यायवाची है। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है, ये हनुमान जी का नाम है। बाकी विकल्प वात, अनिल और समीर ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। क्या आप इस तरह के कुछ और पर्यायवाची जानना चाहते हैं? किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? जब आलय और अब ये ग्रह तो है, ग्रह और भुवन, आलय और निकुंज, सदन और साकेत, सदन निकेत और निलय। जब ये इसमें क्या करें, घर के पर्यायवाची हैं। आलय और निकुंज, ग्रह और भुवन कर दें क्या इसमें? पड़गी पार, निकेत और निलय है भाई। और बताइए और कौन कौन से हैं घर के पर्यायवाची? घर के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं आवास, मकान, धाम, निकेतन, आगार और शाला। ये सभी शब्द घर के अलग अलग नहीं, इनमें से बताइए, ये उन उदाहरणों से बताइए, जैसे सदन, साकेत, आलय, निकुंज और ग्रह भुवन। इसमें कौन से घर के पर्यायवाची है? उन विकल्पों में से सदन और आलय ये दोनों घर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा ग्रह भी घर का पर्यायवाची होता है। क्या आप किसी खास विकल्प के बारे में जानना चाहें? तो निकेत, निलय, सदन, आलय और ग्रह आई समझ में। क्या निकुंज घर का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, आपका समझना बिल्कुल सही है। निकेत, निलय, सदन, आलय और ग्रह ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। और रही बात निकुंज की, तो वो घर का पर्यायवाची नहीं है। निकुंज का अर्थ होता है कुंज, लता, ग्रह या हरियाली से घिरा हुआ स्थान। क्या आप हिंदी व्याकरण या शब्दकोश के बारे में कुछ और जानना किस चाहते हैं? विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फिर समुद्र, उद्दी, चपला, बिजली परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं। चपला बिजली है, चंद्रमा शशांक है, भास्कर निशाकर है। समुद्र चपला बिजली है ना, चंद्रमा शशांक है, भास्कर निशाकर नहीं है। निशाकर जो रात में चलते हैं जो है। समुद्र उदयती आ जाएगा, वो दहती। तो फिर 4 करें 25 में। हाँ सही है। तो निशाकर तो राक्षस का है ना, निशाकर राक्षस का है। तो समुद्र और उद्दी, चपला बिजली, बिजली के, चंद्रमा शशांक चंद्रमा के, भास्कर भी चंद्रमा का ही है। सही उत्तर आपका सही है। भास्कर और निशाकर परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जहां भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, वहीं निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्या आप इस तरह के कुछ और शब्द युग्मों के बारे में जानना चाहते हैं? मतलब भास्कर सूर्य का है और निशाकर किसका है? चंद्रमा का। जी बिल्कुल सही समझे आप। सही। अरे तो वो भास्कर अलग सूर्य- है ना, निशाचर है वो, निशाचर। ये कर है, तो निशाकर चंद्रमा, भास्कर सूर्य। तो समुद्र उदधी, समुद्र के, चपला बिजली, बिजली के, चंद्रमा शशांक चंद्रमा के, और ये निशाकर भी है भाई साहब, निशाकर। और भास्कर सूर्य का है, निशाचर है वो। विषमबोधक कवियों के संबंध में कौन सा सत्य सही नहीं है?
जब वे वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, सही है। क्या कि विस्मृतिक चिन्ह लगाया जाता है, सही है। एक ही विस्मृत शब्द से सभी मनोभावों को नहीं, ये नहीं हो सकता। वे वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, सही है। 26 में हाँ, तो 3 गलत है, ये तो सही है। फिर 27 में किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? जब जैसे कि निषद्ध का विहित, मृषण का रुच, शांत का क्लांत, बेमनिश का सोमनिश। ये तो सही है भाई, बेमनिश का सोमनिश, श्रांत का क्लांत, इनको तो भूल जा। अब निषिद्ध का विहित, मृषण का रुच, शायद ये है इसमें, मृषण का रुच नहीं, गलत है यार। श्रांत और क्लांत, इसका सही रूप क्या आएगा? शांत का विलोम शब्द अशांत होता है। इसके अलावा अगर गति के संदर्भ में देखें तो चंचल या उद्विग्न भी इसका विलोम माना जा सकता है। क्या आप किसी खास संदर्भ में विलोम जानना चाहते हैं? शांत का क्या होता है? शांत हाँ, का शांत सबसे का सीधा विलोम शब्द शांत अशांत है ना, शांत का शांत है, लेकिन श्रांत का क्लांत सही नहीं है क्या? नहीं, श्रांत और क्लांत परस्पर विलोम नहीं है। ये दोनों ही शब्द थका हुआ या परेशान होने का अर्थ देते हैं, यानी ये पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। तो श्रांत का अर्थ क्या है? श्रांत का अर्थ होता है थका हुआ या थकावट से चूर। ये आमतौर पर शारीरिक या मानसिक थकान को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रांत। और क्लांत? जैसा कि हमने बात की, चलो हाँ, ये श्रांत और पर्यायवाची है, क्लांत ठीक है, मान लिया ना। जब निषेध का विहित है, मृषण का रुच, इनका अर्थ क्या है? मृषण का रुच, रुच का रुच। मृषण का अर्थ होता है कोमल, चिकना या मुलायम, और रुक्ष का अर्थ होता है खुरदुरा, सूखा या कठोर। इस प्रकार मृषण का रुक्ष परस्पर विलोम शब्द है। मृषण का रुक्ष, निषेध का विहित, बेमनिश का सोमनिश, श्रांत और क्लांत, ये पर्यायवाची दे दिया भाई इसने। इति और इति, इति और इति, जब इसका अर्थ हो जाएगा इति का और इति, 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 इति का समाप्ति कर दे, समापन तो ये हो गया, और ये पीड़ा, तो इति और इति, पीड़ा समापन सही है क्या? जी नहीं, इति और इति का अर्थ थोड़ा अलग होता है। इति का अर्थ होता है समाप्ति या अंत, और इति का अर्थ होता है कोई विपत्ति, संकट या पीड़ा। तो सही जोड़ा होगा समापन और पीड़ा। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? इति का मतलब होता है भाई साहब समाप्ति, इति समाप्ति है ना, मात्रा नहीं लगेगी, ध्यान देना, मात्रा नहीं लगेगी, इति समाप्ति। और मात्रा बड़ा है ना, वो दुखी है, ठीक है, मात्रा बड़ा जो इति है वो दुखी है, इति समाप्ति और मात्रा बड़ा दुख। किन समुश्रित भिन्नार शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। जब आसन और आसन्न, आसन तो सही है, समीपस्थ, आसन बैठने की विधि, पट और पटु, पट वस्त्र, पटु निपुण, पृष्ठ पूछा हुआ, पृष्ठ है, गौड़ ब्राह्मण की एक जाति और गौण जो प्रधान है ना, ये तो सही है भाई, ये भी सही है, पटपटु। अब आसन, ये इसमें गलत है, पृष्ठ का आ जाएगा पृष्ठ का पन्ना आएगा और पृष्ठ का पेट, तो 3 गलत है क्या इसमें 29 में? जी हाँ, आपने जो विश्लेषण किया है उसके अनुसार पृष्ठ और पृष्ठ का जो जोड़ा बनाया गया है उसका अर्थ भेद सही नहीं है। पृष्ठ का अर्थ सामान्यतः पीठ या पन्ना होता है। क्या आप इस जोड़े के बारे में कुछ और जानना जब चाहते इसमें हैं? आंसर की में ये है भाई, 29 में 1 है, तो इसका मतलब है सुसंगत नहीं है। आसन और आसन्न, आसन का मतलब समीपस्थ और आसन्न का मतलब बैठने की विधि, क्या ये सही है या फिर इनमें क्या सुधार आएगा? आसन और आसन्न का अर्थ परस्पर सुसंगत नहीं है।
सुधार ये होगा कि आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि या आसन, और आसन का अर्थ होता है समीपस्थ, निकट या पास का। यहाँ अर्थ उल्टे दिए गए थे। आसन बैठने की विधि है, आसन समीपस्थ विधि है। मैं दिया ना, आसन 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 बैठने की विधि, आसन समीपस्थ विधि। और अगर ये 29 गलत हो गया ना, 29 में एक गलत हो गया, ठीक, कर भी दिया अपन ने। आसन का मतलब बैठने की विधि और आसन समीपस्थ विधि। पट का मतलब वस्त्र है, पटु का मतलब निपुण है, पृष्ठ का मतलब पूछा हुआ है, पृष्ठ ट पूछा हुआ, पृष्ठ है पीठ है, पृष्ठ मतलब पूछा हुआ, पृष्ठ मतलब पीठ है। गौड़ है ना, ब्राह्मण की जाति गौण है जो प्रधान हो, ठीक, गौण है ब्राह्मण की जाति, गौण है ये वाला जो प्रधान हो। किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? तो फिर किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? कौर और कौर, कौर का किनारा, कौर ग्रास, निश्चल 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 का स्थिर और निश्चल का सीधा, उल्टा लिख रखा है ना। सुधी और सूधी, सुधी सूधी सूधी, ये सही लग रहा है। और परुष और पुरुष, परुष पुरुष, पुरुष का नर कर दे तो परुष का कठोर, ये तो सही है। शायद इसमें 3 में मिस्टेक है। अर्थभेद सुसंगत है, नहीं भैया, एक बताना है, सभी सुसंगत है। किस विकल्प में समुचित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है, यानी कौन सा सही है? कौर का किनारा है, कौर का घास है, परुष का कठोर है और पुरुष का नर है ना। और ये जो सुधी है, ठीक, सुधी, तो सुधी का हो जाएगा चेतना, सुधी विद्वान। 30 में 4 है, ठीक, हाँ 4 है, समझ में 4 है इसमें, यानी कि अर्थभेद सुसंगत। परुष का मतलब कठोर है, परुष का मतलब कठोर है, पुरुष का मतलब नर है, ठीक है। सुधी अर्थभेद सुसंगत है ना, तो यही सही है। सुधी है ना छोटी मात्रा, इसका मतलब हो जाएगा चेतना। बड़ी मात्रा है ना सुधी, सुधी छोटी मात्रा है, सुधी छोटी मात्रा है, तो वो तो है चेतना। सुधी विद्वान, सुधी मतलब चेतना, सुधी मतलब विद्वान। निश्चय ना, वो तो है स्थिर, निश्चल स्थिर, और छेवाड़ा सीधा। कौर किनारा, कौर ग्रास। भ्रांत का विलोम शब्द है, भ्रांत का विलोम शब्द होता है निर्भ्रांत। इसका अर्थ होता है बिना किसी भ्रम या संदेह के बिल्कुल स्पष्ट या निश्चित। क्या आप किसी और शब्द का अर्थ या विलोम जानना चाहते हैं? भ्रांत का निभ्रांत होता है भाई। फिर जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, ये तो हो जाएगा ना। दुस्तर, दुर्व है, दुर्दांत, दुर्व है, ओह। जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुस्तर, दुर्व है, दुर्दांत, दुर है। जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा आएगा? तो इसका जाएगा दुस्तर, दुस्तर, दुर्व है, दुर्दांत, दुर है। जिसको बस में करना कठिन हो, दुर्व है, दुरु है, दुर्दांत, दुर्वु है, दुर्वु है कर दें क्या? दुर्वु है। 32 नहीं भैया, खेला कर दिया इसने, तो दुर्दांत है। जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा दुर्दांत। तो ये जो बाकी है ना, दुस्तर, दुर्व है, दुरु है, इनका अर्थ बताइए। दुस्तर का अर्थ होता है जिसे पार करना बहुत कठिन हो, दुरूह का अर्थ होता है जिसे समझना या जानना बहुत कठिन हो, और दुरूह का अर्थ जो आपने पूछा था वो आमतौर पर कठिन या जटिल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं। जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो, कौन सा है? जब ये हो जाएगा
जिसको वश में करना कठिन हो, वैकेंस के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? 32 है ना, तो 32 का मतलब है, 1 मिनट, 32 का मतलब है जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए सही सार्थक शब्द है दुर्दांत, जिसका अर्थ होता है भयंकर, उग्र या जिसे काबू में लाना मुश्किल हो। जिसको वश में करना कठिन, वैकेंस के लिए दुर्दांत। दुस्तर का, दुर्वह का और दूर का, इनका मतलब क्या है? दुस्तर का अर्थ होता है जिसे पार करना बहुत कठिन हो, दुरूह का अर्थ होता है जिसे समझना या जानना बहुत कठिन हो, और दुरूह का अर्थ जो आपने पूछा वो आमतौर पर कठिन या जटिल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।